हेलो एवरीवन, तो टीएनएम से दिस साइड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सारी थियरी कवर कर ली थी। हम लोग का न्यूमेरिकल पार्ट बचा हुआ था। हम लोग का चैप्टर 1 है यूनिट एंड डायमेंशन, क्लास 11th का है, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल करेंगे और उन एग्जाम्पल से कंसेप्ट को आगे समझेंगे। और इस लेक्चर को देखने से पहले आप अपना प्रीवियस लेक्चर जो होगा जिसमें मैंने आपको थियरी पढ़ा रखी है वो आप कवर कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.1 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर पे था। तो सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा कोई हायर स्टडीज में उतना जरूरत नहीं पड़ता बीटेक एमटेक में, बस वो कैलकुलेशन के पर्पज से होता है। बट अब जब न्यूमेरिकल प्रोसेस का न्यूमेरिकल जब आप करेंगे मतलब किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो उतना कोई हम लोग इन जनरल एग्जैक्ट डाटा ही लेते हैं। वो साइंटिफिकली मतलब कौन सा डाटा कंसिडर करना है कौन सा डाटा नहीं कंसिडर करना है, तो उतना सच उसका कुछ यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.2 पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमको मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, हमको डेंसिटी पूछा है, ठीक है। तो मास दे रखा है, ऑब्जेक्ट है 5.74 उसका ग्राम, ये जो है हमको ये इसका मास दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है। तो हमसे डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी हमका फार्मूला होता है ρ = m/v होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है m/v, हिंदी में बोलते हैं इसको घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। m को इन जनरल हम केजी में लेते हैं, वॉल्यूम को हम इन जनरल मीटर क्यूब में लेते हैं, ठीक है। मतलब m का यूनिट केजी होता है और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपको यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है। तो ये जो होता है ये हम एमकेएस में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में सीजीएस में दे रखा है। तो सीजीएस में हमको पहले पढ़ाए थे। सीजीएस में क्या होता है कि सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। तो यहाँ पे किलोग्राम है, तो यहाँ पे मतलब सीजीएस में अगर जो हम मास को मेजर कर रहे हैं तो ग्राम में मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे। तो ρ = m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5.74 ग्राम। और ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से रो की वैल्यू कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा, लेट मी, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है। सो कैलकुलेशन करने पे आ रहा है 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो होगा उस ऑब्जेक्ट का जो होगा डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अगर जो हम इसको हिंदी लैंग्वेज में मतलब डिक्टेट करें या फिर इंग्लिश में समझें, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि पर यूनिट सेंटीमीटर में 4.8 ग्राम, पर यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर में 4.8 ग्राम मास आएगा। जैसे अगर जिसको ऐसे समझे, तो अगर जो आप 1 यूनिट का एक क्यूब लीजिए, 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब लीजिए जिसकी लंबाई मतलब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी चौड़ाई ये भी 1 सेंटीमीटर हो, तो अगर जो हम एक ऐसा क्यूब बना दें, ऐसे समझ लीजिए इसको, एक अगर जो हम ऐसे क्यूब बना लें, ठीक है, ये क्यूब हमारा बन गया, ठीक है। और इस क्यूब का LBH ये सारा जो हो हमारा कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4.8 ग्राम जो होगा वो मास होगा, ठीक है। तो ये डेंसिटी कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल नंबर 1.3 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.3 में कह रहा है हाफ mv² = mgh दे रहा है, चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो हमको पहले ही बता चुके थे पिछले वाली क्लास में कि हाफ mv² जो होता है, हाफ mv² जो होता है, ठीक है, ये बेटा होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट possessed by an object due to its motion, ठीक है। और अगर जो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, mgh होता है। तो अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो अगर जो इसका सिंपल डेफिनेशन देखें तो ये होता है एनर्जी possessed by an ऑब्जेक्ट, एनर्जी possessed by an ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। तो आप अगर जो एग्जाम में आता है, तो अगर जो आप मतलब ना हर एक आंसर का एक क्रक्स होता है। तो अगर जो आप ये लिख रहे हैं एग्जाम में एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, तो ये कंफर्म बात है कि वो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में एक कंसेप्ट समझने वाली बात होती है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं तो एक हम स्पेसिफिक डेटम लाइन लेते हैं। जैसे हमारी डेटम लाइन है, ठीक है, ये डेटम लाइन है। तो हम ये मान लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट से कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इससे ऊपर यदि हम जाएंगे, h हाइट पे लेटर से एक ऑब्जेक्ट है, h हाइट पे एक लेटर से एक बॉल है। तो अगर जो h हाइट पे बॉल है ये, ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय दिस बॉल, ठीक है, तो ये हो जाएगा mgh हो जाएगा, ठीक है।
तो हमको ये चेक करना हाफ एम वी स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो अगर जो हम इसको डायमेंशनली करेक्ट देखें तो एम मतलब तो इसका डायमेंशन होगा कैपिटल एम, वी है तो वी का होता है एल टी माइनस वन, पिछली क्लास से हम अभी पढ़ा चुका हूं। तो एम इसका स्क्वायर कर देंगे तो एम ये हो जाएगा एल टू टी माइनस टू। ये किसका आया, ये आया हमारा काइनेटिक एनर्जी का आया, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, एम जी एच होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है एम, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एल टी माइनस टू, और एच हाइट, तो ये हो जाएगा एम एल के पावर टू टी का पावर माइनस टू। देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका डायमेंशन मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो है पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन के बराबर आ रहा है। इट मींस ये जो है हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में है जैसे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम अपने एनालिसिस में नहीं लेते हैं, मतलब कांस्टेंट वाला जो टर्म रहेगा इन जनरल वो अपने एनालिसिस में नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पे केई और पीई का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो है हमारा जो डायमेंशन है वो करेक्ट आ गया। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वेदर द डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। और कोई एनर्जी हो, जैसे मान लीजिए एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, किसी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो भी यही होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 1.4 पे, ठीक है। अच्छा देखिए ये जूल, अच्छा एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। जूल का हमको ये दे रखा है, यूनिट दे रखा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, तो उसको हम जूल से ही मतलब उसका यूनिट जो होता है जूल होता है। अच्छा 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। जैसे अगर जो हम वर्क है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट ds होता है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर जब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, w इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ds इनटू cos थीटा, ठीक है। तो ये cos थीटा है क्योंकि फोर्स और वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दोनों हमारा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल जो बनता है बेटा, इन दोनों के बीच का एंगल जो बनता है ये थीटा बनता है, ठीक है। तो इसका यूनिट जनरली वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। यहीं पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझिए, पावर जो होता है बेटा वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। पावर जो होता है बेटा वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो इसी को ये पावर का यूनिट हो जाता है जूल पर सेकंड। पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको यहां से इरेज करते हैं, एक ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पहले मैं केई का निकाल चुका हूं, ml2t-2, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल चुका हूं ml2t-2, ये हो जाएगा केई का, कि हमारा केई का डायमेंशन यहाँ निकाल रखा है। अच्छा एम स्क्वायर वी क्यू कर रहा हूँ, तो ध्यान से यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। एम स्क्वायर वी क्यू किया हूँ तो एम स्मॉल एम का डायमेंशन कैपिटल ना, और वी क्या है एल टी माइनस वन है, तो एल टी माइनस वन का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा एल थ्री टी माइनस थ्री, और ये हो जाएगा एम के पावर टू। और यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या आ रहा है, एम एल टू टी माइनस टू, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इट मींस ये जो है डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर निकाला, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, एक प्रकार की एनर्जी है, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। सो इसका हमने डायमेंशन यहाँ पे एम एल टू टी माइनस टू निकाल रखा है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा k इक्वल टू m इंटू ए। अच्छा ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, और ये हमारी एनर्जी है। तो ये जब दोनों क्वांटिटी हमारा फॉर्मूले के टर्म्स में ही नहीं बराबर है, तो वो एनर्जी के टर्म्स में कैसे बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो आप यहाँ निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का हम डायमेंशन निकाल चुके हैं एम एल टू टी माइनस टू। उसके बाद हम यहाँ पे हो जाएगा m, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल, और ये हो जाएगा टी माइनस टू। और ध्यान से देखेंगे तो एम एल टी माइनस टू जो है ये फोर्स आ गया, और लेफ्ट टर्म्स में हमारा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। इधर जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से देखिए तो उधर हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया, मतलब ये एम एल टी माइनस टू ये फोर्स का है, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है, फोर्स है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा फोर्स के बराबर नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए k इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर, तो 3/16 तो मतलब ये तो मतलब एक अगर इसको सॉल्व करेंगे तो mv स्क्वायर तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का टर्म्स आएगा, लेकिन 3/16 जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा मैच नहीं करेगा, तो ये भी हमारा मतलब नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये देखिए हाफ mv स्क्वायर प्लस m है, तो हाफ mv स्क्वायर की बात कर लेते हैं। लेट अस से हाफ mv स्क्वायर प्लस m, हाफ mv स्क्वायर ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, फोर्स हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में फोर्स हम जोड़ रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है, मतलब फंडामेंटल लेवल पे ही करता, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन ये भी जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये जो डी वाले ऑप्शन में डी वाले ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 3/16 mv स्क्वायर। डायमेंशनली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/16 तो कांस्टेंट टर्म है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, लेकिन जब m इंटू वी स्क्वायर पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m और v हो जाएगा LT-1 और 2। जब इसको सॉल्व करेंगे ML2T-2, काइनेटिक एनर्जी आ तो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का यही डायमेंशन होता है, हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन ड्यू टू दिस कांस्टेंट टर्म मतलब ये जो है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में नहीं जाएगा। तो अगर हमसे पूछे डायमेंशनली करेक्ट कौन कौन सा है, तो हमारा बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 1.5 है, एनसीईआरटी का है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उसका मास m दे रखा है, स्ट्रिंग की लेंथ l दे रखी है, और ये जो लेंथ है ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है हमको ये दे रखा है, कहा वो खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ l, ये लेंथ l पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब m पे डिपेंड कर रहा है, ये मास ऑफ बॉब m पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो हमको जो है क्वेश्चन में ये टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे टैकल कर देंगे, लेट अस से कि जो टाइम पीरियड t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mgl के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान रहे हैं, और साथ साथ अच्छा ये इस बात की भी मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले ये समझिए कि t जो है, t जो वैरी कर रहा है, हम ये माने कि mgl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है, और साथ ही पावर भी मान लिया कि m के पावर a में वैरी कर रहा है, g के पावर b में वैरी कर रहा है, l के पावर c में वैरी कर रहा है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ऐसा क्यों, कि मतलब हम क्यों इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं कि m का पावर a, g का पावर b, l के पावर c, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना, ये तो हम माने हैं, हमको फार्मूला पता थोड़ी है, हमको फार्मूला पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्ट फार्मूला क्या है, तो हो सकता है किसी के इनवर्सली में भी वो वेरी कर सकता हो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और अगर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करेगा तो वो पावर पॉजिटिव आएगा, मतलब ए बी सी में से किसी एक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर जो इनवर्सली में होगा तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो हम टाइम पीरियड का मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं, के लिखे हैं एम का पावर ए, जी का पावर बी, एल का पावर सी, हम लिखे हैं राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों तरफ का डायमेंशन लिख दिए। ठीक है, दोनों तरफ का जब डायमेंशन हम लिख दिए हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। ठीक है, ये हो जाएगा m का पावर a, l t के पावर -2 का पावर b, ये हो जाएगा l का पावर c। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये g है, इसका जो डायमेंशन होता है LT-2 होता है। ठीक है, l का डायमेंशन स्ट्रिंग l होता है, m का पावर m होता है। ठीक है, t का पावर a, m का पावर a। ठीक है, तो हम दोनों तरफ डायमेंशन लिखे हैं। देखिए इसको सॉल्व किए, l का पावर b आया, t का पावर -2 भी आया, ये l का पावर c आया, m0 l0 t0 इक्वल टू m का पावर a, l के पावर b प्लस c, t के पावर -2b, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। ठीक है, तो देखिए इसका जब पावर कंपैरिजन करना है तो a का पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा b प्लस c को जब सॉल्व करना है तो b प्लस c की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे l का पावर कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे l का पावर कंपेयर किया तो b प्लस c की वैल्यू 0 आ रही है। अच्छा यहाँ क्या है, t के पावर -2b है, तो t के पावर -2b को हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के मतलब 1 से, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। b की वैल्यू जब -1/2 आ रही है तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1/2 आ जाएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब a b c की वैल्यू हम यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे, तो t इक्वल टू हम पुट कर देंगे t इक्वल टू k इंटू, अब देखिए m है, ये m है ना, तो m का पावर a, तो देखिए यहाँ पे m रखें, m का पावर a की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, g का पावर b, अच्छा b की वैल्यू आ रही है -1/2। अच्छा l का पावर c, तो l का पावर c। ठीक है, c की वैल्यू आ रही है 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो m का पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा t इंटू k
और ये हो जाएगा L के पावर 1/2 और ये नीचे जाएगा J, तो ये हो जाएगा रूट L/G हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट L/G हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली K की वैल्यू जो होती है वो 2 पाई होती है। ये मतलब अब आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे मतलब चैप्टर नंबर 9 या 10 में, तो K की वैल्यू 2 पाई वो एक्सपेरिमेंटली आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला आ जाएगा टाइम पीरियड का, T = 2 पाई रूट L/G, ठीक है। तो अब यहां से देखिए हमको फार्मूला पता नहीं था कि फार्मूला हमारा एट द एंड डिराइव होकर क्या आएगा, हमने फार्मूला डिराइव कर लिया। इस चैप्टर का मैजिक देखिए कि हमने एंड में फार्मूला डिराइव कर लिया। हमको बस ये पता था कि टाइम पीरियड जो है वो M, G और L पे वेरी कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी चैप्टर का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर का फार्मूला निकाल सकते हैं अनटिल एंड अनलेस बस हमको ये पता रहना चाहिए कि वो किस तरह से वेरी कर रहा है। तो हमने इस चैप्टर में मतलब इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट ये निकाला कि हम बस पहला स्टेप ये था कि हम उसको मान लेते हैं कि वो डायरेक्टली में वेरी करता है और कोई वेरिएबल ले लेते हैं A, B या C, ठीक है। इस क्वेश्चन पे मैं क्यों जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत ढेर कंसेप्ट छिपे हुए हैं। अगर जो वो यूनिवर्सली वेरी करेगा तो वो अपने आप निगेटिव आ जाएगा, यूनिवर्सली वेरी करेगा तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा। जैसे कैपेसिटर का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं A/0/D, ठीक है। तो कोई अगर जो वेरिएबल है और वो फिजिक्स के किसी फार्मूले यूनिवर्सली वेरी कर रही है तो A, B, C का अपने आप निगेटिव आएगा। जैसे B की वैल्यू देखिए अपने आप निगेटिव आ गई, C की वैल्यू अपने आप पॉजिटिव आ गई, मतलब कि L जो है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वेरी करेगा और साथ ही साथ वो स्क्वायर रूट में वेरी करेगा, ठीक है। L का पावर ये रूट लगा है, ठीक है। तो इस तरह से T = 2 रूट L/G होता है। अच्छा ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट प्रैक्टिकली आता है। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, जैसे काइनेटिक एनर्जी ½ mv² आता है, डायमेंशनली तो करेक्ट आ रहा था, लेकिन प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 3/16 तो 3/16 प्रैक्टिकली नहीं आता है, मतलब जब एक्सपेरिमेंटली जब उसको करते हैं तो ½ mv² हो 3/16 mv² डायमेंशनली करेक्ट है हमारा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जब हम आगे मतलब पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पार्ट जब पढ़ेंगे, तो वो ½ mv² ही होता है। तो इस तरह से आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का सारा एग्जांपल यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। हम आगे मिलते हैं। ये हमको दे रखा है, इसके वेलोसिटी v है। अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, मतलब g पे, और रेडियस r पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको मान लेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहां हम मान लेते हैं कि g का पावर a पे डिपेंड कर रहा है और r के पावर b पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो v = प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k लगाएंगे, k × g × a का पावर a × r का पावर b, ठीक है। तो राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड वी गेट। v क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, ये k, g LT-2, g का डायमेंशन होता है LT-2। k को हम ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि k एज अ कांस्टेंट होता है, तो k को हम सोल्यूशन में लेकर नहीं चलेंगे, k कांस्टेंट है, k कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका पावर a और r इज अ रेडियस l का पावर b। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा LT-1, l का पावर a, t का पावर -2b और ये हो जाएगा l का पावर b। तो ये हो जाएगा LT-1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो L = a + b × t का पावर -2b। कंपेयरिंग बोथ साइड पावर्स, वी गेट। तो a + b, यहाँ a + b, यहाँ a + b 1 है, यहाँ l का पावर a + b है, तो a + b = क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और -2b = कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की आ जाएगी 1/2। अच्छा b की वैल्यू 1/2 आ रही है यहाँ से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। अच्छा a और b की जो वैल्यू आई है वो हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेटर से ये ओरिजिनल इक्वेशन को हमारा कैपिटल A, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन हमारा है ये कैपिटल A है, ठीक है। तो हम इस पे पुट कर देंगे तो v = पुटिंग वैल्यूज ऑफ, यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख देंगे, बोर्ड एग्जाम में अगर जाता है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन A। तो v = कैपिटल A इंटू g, a के पास, अच्छा a g का पावर a है तो a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है,
और b की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो ये हो जाए दिस इज r, दिस इज 1/2, दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो v इक्वल टू k, दिस इज g के पावर 1/2, दिस इज r के पावर 1/2, तो v इक्वल टू k अंडर रूट g टाइम्स r, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला, ठीक है। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v इक्वल टू k जो कांस्टेंट है अंडर रूट g टाइम्स r, ठीक है। और ये एस्केप वेलोसिटी का जो डाटा होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा ओवर होता है, ठीक है। फिर अगली वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, ठीक है। इस लेक्चर तो एक और मतलब बेहतर क्वेश्चन है और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बाहर से क्वेश्चन मैंने ले रखा है और इसको करते हैं, ठीक है। तो द वेलोसिटी v ऑफ अ वाटर वेव है, तो वाटर वेव है, वाटर वेव की वेलोसिटी v है, ठीक है। वाटर वेव डिपेंड ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, तो वाटर वेव की जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है हमको क्वेश्चन में बता रखा है, साथ में यही बताया कि वो डेंसिटी ऑफ वाटर रो पे डिपेंड कर रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो स्मॉल g पे डिपेंड कर रही है। हमको क्या करना है, डिड्यूस द मेथड ऑफ डायमेंशन, हमको उसी तरह से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने फार्मूला एक्सप्रेशन निकाला था वो निकालना है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटी। तो हमको ये दे रखा है कि जो वेलोसिटी है वो किस किस टर्म्स पे डिपेंड कर रही है। तो पहले तो वो एक जो वेलोसिटी है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो है मान लेते हैं, पहले यहां पर छोड़ दीजिए ऐसे, तो माना ऐसा कि वेलोसिटी लैम्डा रो और g पे डिपेंड की, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि जो वेवलेंथ के पावर a पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी के पावर b पे डिपेंड कर रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के पावर c पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहां से अगर जो हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k लगाएंगे, तो k इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पावर a रो टू द पावर b एंड g टू द पावर c, ठीक है। अब क्या करेंगे, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, v है ना, तो इसका डायमेंशन होता है L-T-1, ठीक है। k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं नहीं लेके चल रहा हूं, ठीक है, कांस्टेंट को यहीं ड्रॉप करते हैं, और क्योंकि कांस्टेंट आगे चल के वो हम लास्ट में यही लिखना होगा ना बाय प्रैक्टिकली करके, तो हम जो वेरिएबल्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो लेमडा है तो लेमडा का यूनिट, अच्छा लेमडा वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ ये बेटा L हो जाएगा, इसको यूनिट मीटर में जनरली इसको मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा L के पावर a। रो डेंसिटी है तो डेंसिटी का यूनिट होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml-3 का पावर b, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो LT-2 का पावर c, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे L के पावर 0 है तो एक लाइन बस मैं यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ m के टू द पावर 0 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहां से लिख सकता हूँ कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। तो अब देखिए यहाँ L का पावर m का पावर पहले कंपेयर कर लीजिए, यहाँ m का पावर 0 है, यहाँ m का पावर b है, m का पावर b आ रहा है और यहाँ m का टर्म है नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि b की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे m का पावर 0 आ रहा है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में m का पावर b आएगा और यहाँ m का पावर 0, तो कंपेयर से हमारी जो b की वैल्यू क्या आएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा L को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में L का पावर क्या है 1 है, ठीक है। और यहाँ पे जब तुम कंपेयर करेंगे तो यहाँ L का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो L का पावर a, ये पावर a हो जाएगा, L का पावर -3b हो जाएगा और ये L का पावर c हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन बन गई, ठीक है। अच्छा कंपेयरिंग बोथ साइड, तो ये कंपेयरिंग पावर ऑफ m, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे पावर ऑफ m, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे पावर ऑफ l, ये L का पावर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा b की वैल्यू अगर 0 है तो हम यहां से लिख सकते हैं ना a + c = 1 हो जाएगा, यहां से b की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 निकाल तो a + c जो होगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
अब हम t का पावर कंपेयर करते हैं, तो t का पावर जब कंपेयर करेंगे तो t का पावर कंपेयरिंग पावर t, तो यहाँ t का पावर -1 है, यहाँ t का पावर माइनस, यहाँ देखिए t का पावर -2c है, -2c है t का पावर, ठीक है। ये पावर किसका है? t का है, पावर ऑफ t, ठीक। अच्छा, यहां से जब c को सॉल्व कर लेंगे तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी, और a अप और c दोनों को मतलब ऐड करने पे 1 आ रहा है, तो c की वैल्यू जब यहां पे रख देंगे हम, तो 1 इक्वल टू a, और c की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? 1 - 1/2, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। अच्छा, a आ गया हमारे पास, b आ गया, c आ गया, तो a b c की वैल्यू दिए गए जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन उसमें पुट करते हैं, तो v इक्वल टू k कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। लेमडा के पावर a है तो लेमडा हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। अच्छा, रो है डेंसिटी, तो का पावर b है। अच्छा, b की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो g का पावर c माना, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। तो v इक्वल टू k, रो के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा लेमडा के पावर 1/2 इंटू g के पावर 1/2। सो v इक्वल टू हम लिख सकते हैं k टाइम्स रूट में लेमडा टाइम्स g। अच्छा, और प्रैक्टिकली v इक्वल टू k टाइम्स रूट में लेमडा टाइम्स g, तो ये जो होगा हमारा, इसका जो है फॉर्मूला निकल जाएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ v जो है वाटर वेव डिपेंड ऑन द वेवलेंथ लेमडा एट डेंसिटी वाटर g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वेलोसिटी का हमारे टाइम्स जो फार्मूला आता है वो k टाइम्स रूट लेमडा टाइम्स g आता है, ठीक है। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। एक बार मैं फिर से इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, बस सिंपल बेसिक कंसेप्ट ये है इस तरह के क्वेश्चन में कि जो वेरिएबल्स हैं, जो पैरामीटर होता है, वो किस किस वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। पहला कंसेप्ट बस ये समझ लीजिए कि रो लेमडा जी जिस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा उसके पावर ए बी सी डी ई कुछ भी मान लीजिए उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होगा तो वो सॉल्व करने पॉजिटिव में जाएगा, अगर जो वो यूनिवर्सली वेरी करेगा तो वो पावर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। हमको क्या करना है? दोनों तरफ का डायमेंशन लिखना है, कंपेयर करके हमको वैल्यू निकाल देना, वैल्यू निकाल के हमको दिए गए ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है, और वहां से हमारा k टाइम्स रूट लेमडा टाइम्स g आ जाएगा। ये हमारा जो है इक्वेशन मतलब फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स का।